हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप सबने यूसेट एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि अभी 7 तारीख को आपका यूसेट का एग्ज़ाम हुआ है। आई होप आपने जिस हिसाब से मेहनत की होगी उस हिसाब से आपका पेपर गया होगा। अब इसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन से कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ के बारे में जो भी चीज़ें हैं और जो जितना भी आपको मैंने पहले की वीडियो में भी थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में बताया था, तो कट ऑफ का जो इशू है उसको आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यूसेट क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 40% है। ठीक है, 40% आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के 40% से ऊपर नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के वो क्वालिफाई हो जाएंगे, या 35% से ऊपर आ जाएंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें होना क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में यूसेट को क्या करना है, टॉप 6% को क्या कराना है, क्वालिफाई कराना है। ठीक है, और फिर उसमें कैटेगरी वाइज भी वो उसी के हिसाब से उसका 6% निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी इस बारे में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि 40% आपके अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में, या 35% अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके आते हैं, तो आप मेरिट के लिए कंसिडर होंगे। ठीक है, जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी फाइनली उसके लिए आप कंसिडर होंगे। अगर आपके 40% नहीं आते या 35% कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप मेरिट के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। अब कट ऑफ का इशू क्या है कि कट ऑफ हम क्यों नहीं बता सकते, काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे कि इतनी कट ऑफ जारी होगी, पिछली बार की कट ऑफ इतनी गई थी। वो सब एकदम से देखना बेवकूफ़ी है। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले जाइए। ठीक है, आंसर की का वेट कीजिए। आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी ऑफिशियल आंसर की। अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑफिशियल आंसर की क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यूट्यूब पर या बाकी और भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या बहुत सारी आंसर कीज मिल रही होंगी पेपर 1 की और अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, बट मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, और ऑफिशियल आंसर की आने पर आपको क्या करना है, या ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी उसके बाद क्या करना है, वो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो वो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहले हम कट ऑफ का इशू मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को फोन कर रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर फिजिक्स में कितनी कट ऑफ जाएगी या बाकी सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए, कट ऑफ कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। कट ऑफ डिटरमाइन आपकी किससे होगी कि पेपर का लेवल क्या था, किस स्टैंडर्ड का पेपर आया था, कितने लोगों ने पेपर को दिया है, और कितने लोग उस पेपर में अपीयर हुए हैं, और किस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे, और कितने लोगों के क्वेश्चंस वहां पर सही होंगे। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि अगर पेपर आसान है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अगर आसान है, पेपर 1 तो कॉमन था लेकिन पेपर 2 हर सब्जेक्ट के डिफर थे, तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आसान आया है, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, और वो पॉसिबल सी बात, सिंपल सी बात है, ये पॉसिबल है कि वो सब क्या होगा कि जो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, उनके सही होने की संभावना भी ज़्यादा होगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर पेपर डिफिकल्ट आया था, ठीक है, तो कट ऑफ क्या होगी, कम होगी। इसमें दूसरा फैक्टर ये भी काम करेगा कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर अपीयर हुए, ठीक है, और कितने 40% के कट ऑफ क्राइटेरिया को क्या कर रहे होंगे, पार कर रहे होंगे। तो इन सब के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद तब आपका कहीं सिलेक्शन का प्रोसीजर काउंट होगा। लेकिन अभी आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। आपको अभी क्या है, बस ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, और ऑफिशियल आंसर की आने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है वो अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको जो काम करने होंगे वो आप जरूर करिएगा। उसके बाद फिर आप रिजल्ट का वेट करिए, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका पेपर जैसा भी गया है, अब जो कुछ करना था, देखिए आपके हाथ में कर्म करना था, आपने कर दिया। अब आप फल की चिंता मत करिए, ठीक है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। दूसरी बात आपको मैं जो समझाना चाह रहा था कि कट ऑफ क्यों नहीं हम बता सकते किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या आप कह सकते हैं कि सर अनुमान बता दीजिए एक्सपेक्टेड क्या होगी पिछली बार से कंपेयर करने। देखिए, पिछली हर एक बार पेपर का मूड नया होता है, पेपर अलग तरीके से आता है। इस बार तो पैटर्न ही बिल्कुल अलग था, तो पिछली बार को तो बिल्कुल ही भूल जाइए आप, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो 6% होगा, ठीक है, वो डिटरमाइन किसकी वजह से होगा कि जितने, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो 40% से ऊपर तो जा ही रहे हैं। अब उसके बाद फिर उनको टॉप 6% लेने हैं वहाँ से, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत लो चली जाएगी या बहुत ही वो हो जाएगी। वो सब डिटरमाइन करेगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कट ऑफ वाला इशू बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती, बस मैटर ये करता है कि आपके 40%, अगर आप
का पेपर आप देके आएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 40% क्राइटेरिया, 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आप कैटेगरी में तो 35 आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप मेरिट के लिए जरूर कंसिडर होंगे, ठीक है। देन फाइनल रिजल्ट जो भी रहेगा वो बात की बात है। अब कट ऑफ का इशू मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कट ऑफ क्या थी क्या नहीं थी, वो सब आंसर के आने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे और उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर है, देखिए सेकंड फैक्टर आंसर की इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कट ऑफ वाले फैक्टर में कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका पेपर बहुत बुरा हुआ या मान लीजिए कि आपकी ने जिस हिसाब से तैयारी की थी आपका उस हिसाब से पेपर नहीं आया, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल होपलेस मत होइए, ठीक है। कि यूसेट जरूर 6 साल बाद हुआ, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसी के इक्विवेलेंट आपको पता है कि नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर नेट की तैयारी कीजिए, साल में 2 बार आपको मौके मिल रहे हैं, वहाँ अपना 100% दीजिए, वहाँ अपनी अच्छी तैयारी को आप अच्छे से कंटिन्यू करिए। वो साल में 2 बार होता ही होता है, आपको पता है हर साल होता है, कभी कभार की बात अलग है, जैसे कोविड के टाइम पर नहीं हो पाया था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो साल में 2 बार होना ही होना है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करिए, उसकी तैयारी पे लग जाइए अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको उम्मीद है, ठीक है, तो आप उसको भी ट्राई करिए और फिर यहाँ पर उम्मीद में आप खाली इन चीज़ों में अपना दिमाग वेस्ट मत करिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे कितने गलत होंगे, और वो भी उन आंसर की बता लो जो अभी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं अब ऑफिशियल आंसर की वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ कि ऑफिशियल आंसर की इसमें क्या रोल प्ले करती है। और अभी आपको आंसर की को लेकर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, या और किसी माध्यम से आपको ऑफिशियल आंसर आपको आंसर की मिल रही होंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि उनको देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप देखना चाह रहे हैं अपने शौक के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, तो आप देख सकते हैं। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पेपर 1 सबके लिए कॉमन था, ठीक है, पेपर 1 में तो कोई इशू नहीं है, सबके लिए कॉमन था। एक बार को आप पेपर 1 को मिला भी सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने किया भी होगा। पेपर 1 का स्टैंडर्ड मैंने भी देखा, तो वो पेपर बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही एवरेज लेवल का पेपर था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन जीएस के भी पूछे थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था, आपको हिंट भी किया था कि जीएस आ सकती है और वो आई भी। अब पेपर 1 की बात हो गई, लेकिन आपको पता है कि 27 सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड हैं यूसेट में, ठीक है। तो यूसेट में 27 सब्जेक्ट हैं, तो 27 पेपर बने होंगे, अलग अलग पेपर एक्सपर्ट ने बनाए होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने बनाए होंगे। तो हर पेपर के एक्सपर्ट जो भी रहे होंगे उनका अपना अपना लेवल रहा होगा, उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया होगा, उस लेवल के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट के पेपर क्या होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट या इजी रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, अभी आपको जो चीज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर जैसा भी रहा हो, आपको पेपर देख के ये आइडिया लग चुका होगा। होता क्या, ये हर बार होता है, कोई कितनी ही बड़ी एजेंसी का पेपर क्यों ना हो और कितनी छोटी एजेंसी का पेपर क्यों ना हो, ठीक है, गलतियाँ हर जगह होती हैं। तो मैं आपको वही हिंट कर रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन पॉइंट आउट करके रखिए कि जो क्वेश्चन 100% गलत ही थे। कई बार ऐसा होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसका सही आंसर जो होता है वो ऑप्शन में लिखा ही नहीं होता है। ऐसे ही आपके कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो या पेपर 1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में या पेपर 1 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, उसको ढूंढ के रखिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन में था ही नहीं, उसको पॉइंट करके रखिए। या आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो, कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत तरीके से पूछ लिया गया, उसको नोट करके रखिए और उसके सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट आप जरूर करिएगा, ठीक है, उसके सपोर्ट में आपको क्या रखना है, उसका क्लेम भी तैयार करना है। क्लेम क्या किया जाता है, किसी भी अच्छी बुक का क्लेम माना जाता है, आपका गूगल का या किसी विकिपीडिया का सोर्स का आप क्लेम, जब क्वेश्चन को क्लेम करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्लेम करना है, उसके बेस पर आप क्लेम करेंगे तभी वो कंसिडर होगा। तो किसी अच्छी बुक का रेफरेंस लीजिए, उसके रेफरेंस के बेस पर आप उसको सेलेक्ट करिए और वो रेफरेंस आप क्लेम करेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोनस मार्क्स जरूर मिलेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, कोई और कर देगा, ये सबको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए, ठीक है। आप ये पहले भी हुआ है, पहले भी कई बार क्वेश्चन गलत आते हैं। देखिए ये गलतियां क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए 27, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 27 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर हैं और 27 अलग अलग लोगों को मैं पेपर बनाने को दूंगा, वैसे एक एक दो सेट बनाए जाते हैं, यहाँ तो एक की मैं बात कर रहा हूं, तब भी आप देखिए कि हर एक का जो होगा वो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकता। एक पर्सन होगा, उसकी कार्य करने की एफिशिएंसी कुछ अलग होगी, वो बहुत अच्छे से काम करता होगा, तो उसने अपने पेपर बनाने में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 27 लोगों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं टीचर से भी गलती होती है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, पेपर एक्सपर्ट से गलती हो जाती है, ऑप्शंस में मिसमैचिंग हो जाती है या मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाते हैं, इधर उधर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप केवल फोकस करिए कि उन क्वेश्चंस पर फोकस करिए जो बिल्कुल ही 100%
बिल्कुल 100% क्या थे, गलत ही थे, जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। वो बाय मिस्टेक आपको पढ़ के भी लग गया होगा, इसका ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। उनको आप पॉइंट करके रखिए। दूसरा काम क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्ट में आपको दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी, सबसे पहला काम ऑफिशियल आंसर की, यूसेट की एजेंसी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कब क्या हो रहा है। तो उसकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, उस ऑफिशियल आंसर की को आप देखिए, उस ऑफिशियल आंसर की से अपनी आंसर की को मैच कीजिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। फिर उसके बेस पर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, सपोज आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी होना चाहिए था, और आपने कहीं पढ़ा भी है उस बारे में, या आपको उस बात की नॉलेज है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर क्लेम करिए, ठीक है। अभी जैसे ही आंसर की आएगी, उसके बाद आपसे ग्रीवेंसेज मांगी जाएंगी, ठीक है। ग्रीवेंसेज का मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन में क्लेम करना है तो आप उस पर क्लेम करिए, उसके सपोर्ट में एविडेंस दीजिए, और उसको आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा या ऑफलाइन, वो आंसर की के साथ लिखा होगा, जनरली वो ऑनलाइन ही होगा, आपको वहां पर भेजना होगा, ऑनलाइन भी करना होगा, देन फिर उसका प्रूफ को आपको ऑफलाइन भी भेजना होगा। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जितना पॉसिबल होगा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उस समय ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि उस समय बिल्कुल क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आंसर की देखी, अगर उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, अगर नहीं आ रहे तो सोचते हैं हमारा तो होना ही नहीं है, और वो छोड़ देते हैं। कई बार सिलेक्शन आपका 1 नंबर से रुक जाता है, 2 नंबर से रुक जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप टॉपर ही क्यों ना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो, 2-4 क्वेश्चन में डाउट हो, तब भी आप उसको क्लेम करिए, क्योंकि गलती है। अगर उनसे गलती हुई है तो आपको क्लेम करना बनता है। कोई भी क्वेश्चन है उसके सपोर्ट में आप एविडेंस में क्या रखिए, एक अच्छी बुक का रेफरेंस दीजिए, अच्छी ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस दीजिए, कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक के माध्यम से उसको दीजिए। गूगल का रेफरेंस नहीं माना जाता है, बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक का आप रेफरेंस दीजिए। अगर वो बुक आपको नहीं मिल रही है तो आप अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, उस बुक में उस आंसर को ढूंढिए। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपने ये पढ़ा है, वहां कुछ और था जनरली, ठीक है। क्योंकि देखिए 27 सब्जेक्ट्स हैं, और 27 के 27 सब्जेक्ट में बहुत वास्ट सिलेबस है। कुछ तो कोर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कोर आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो गलतियां होने की पूरी संभावना है। आप पढ़ते हुए भी देखते होंगे, एक एक क्वेश्चन में कई बार आपको डाउट होता होगा, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, ऐसी वहां पर भी होगा। लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप मानिए कि आपको, मैं हर सब्जेक्ट में तो नहीं कह सकता, लेकिन मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप क्लेम कर सकते हैं। और सोचिए कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके अगर वो क्लेम करते हैं और आपका क्लेम वैलिड हो जाता है, आप उनको आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपकी मेरिट बढ़ेगी, ठीक है। तो आप उसको क्लेम करिए। यही वो गलतियां हैं, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आंसर की ढूंढने में लगे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने में लगे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कहने का मेरा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। अभी सारा का सारा फोकस पहले तो उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लीजिए जो 100% है ही गलत, ठीक है, जिनके ऑप्शंस ही नहीं थे, ऑप्शन ही कुछ और था, 4 ऑप्शंस में उनका आंसर ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद आपको किस काम पे लग जाना है, आपको उन क्वेश्चंस जो भी डाउटफुल वाले क्वेश्चंस हैं, उनका अच्छी रेफरेंस बुक में आप देखिए कि उसमें उसका क्या आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि जो आप आंसर सही करके आए हैं वही आंसर है, तो आप उसको क्लेम कीजिए, आंसर आपका वैलिड होगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, आप मेरिट में काउंट होंगे, 100% काउंट होंगे, चाहे रिजल्ट दोबारा क्यों ना निकालना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले से पिछली बार जब यूसेट हुआ था उसमें रिजल्ट दोबारा आया था इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या थे, गलत थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर करनी है। अभी आप बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया, आपके अगर आपका पेपर बहुत बुरा हुआ है, आपकी तैयारी अच्छी थी लेकिन किसी वजह से पेपर बेकार हुआ, तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, नेट की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो कट ऑफ पे कोई फोकस नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कट ऑफ, अगर मैं इसको जनरली कहूँ तो कट ऑफ मैं तो क्या कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी, क्योंकि वो किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए और फिर कितने 40% से नंबर ऊपर ला रहे हैं और फिर कितने क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, फिर उसका टॉप 6% निकलना है, वो भी कैटेगरी वाइज निकलना है। तो ये सारे फिल्टर्स लगा के सोचने की जरूरत नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका काम है उसको करने दीजिए, आप रिलैक्स मोड में आ जाइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। और जो बातें मैंने आपको आंसर की से रिलेटेड बताई हैं वो आप जरूर करिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आंसर की में कैसे ग्रीवेंसेस को क्लेम करना है वो सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा, वो सारे प्रोसीजर मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।